जब प्रिंसिपल क्लॉज, केवल प्रिंसिपल क्लॉज ही अगर हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्राप्त हो रही है, तब के लिए आप लोग दैट का प्रयोग कीजिए और वहां पे सेंटेंस को आराम से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिए। लेकिन अगर दोनों सेंटेंस यानी प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज दोनों इंट्रोगेटिव में मिल रही है, तब आप वहां पे सबऑर्डिनेट क्लॉज के लिए यूज जो इंट्रोगेटिव वर्ड होगा उसी वर्ड को दैट की जगह पे यूज करेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाजिर है मेरी एक्सीलेंस क्लास की एक नया वीडियो लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर को मैंने ट्रांसलेशन बेस बनाया है। ट्रांसलेशन, अभी तक आपने बहुत सारे सिंपल सेंटेंस के ट्रांसलेशन किए, तो मैंने सोचा क्यों ना आप थोड़ा सा कठिन ट्रांसलेशन बनाया जाए। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसमें आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का वीडियो लेक्चर मैं पहले ही आपको दे चुका हूं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कितनी क्लॉसेस होती है, हर क्लॉज में क्या क्या नियम आते हैं, वो मैं पहले ही बता चुका हूं कि कौन सी क्लॉसेस किस प्रकार से बनाई जाती है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में उन सभी क्लॉसेस, हमारे पास हो गई नाउन क्लॉज, फिर हमारे पास आ गया एडजेक्टिव क्लॉज, और फिर हमारे पास आ गया एडवर्ब क्लॉज। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको नाउन क्लॉज क्लियर करूंगा। नाउन क्लॉज के बारे में आपको मैं यहां डिटेल में आज बताने वाला हूं कि नाउन क्लॉज के सेंटेंस कैसे होते हैं और उनको किस प्रकार से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है और उनके रूल क्या क्या होते हैं। ये सारी चीजें आज मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताने वाला हूँ। बाकी बचे हुए जो एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास, इसको मैं अपने किसी दूसरे वीडियो लेक्चर में कवर करूंगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे ही आपकी पढ़ाई संबंधित हेल्पफुल कंटेंट हमेशा मिलते हैं और आगे भी हमेशा ही मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन जाके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलिए चलते अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं कि आज नाउन क्लॉज के अंतर्गत मैं कौन कौन से रूल आपके सामने लेके आया हूं और कैसे उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाएगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक हमारी होती प्रिंसिपल क्लॉज और एक हमारी होती सबऑर्डिनेट क्लॉज। यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो हमारा बनता है ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज और एक हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसको जोड़ने के बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण होता है। कि सबऑर्डिनेट क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम लोग जो जोड़ते हैं तब हमें वहां पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिलता है। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होती है हमारी तीन प्रकार की होती है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। ये तीनों यानी कि क्लॉज के बारे में एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में पहले भी दे चुका हूं, जिसको मैंने आपके लिए आई बटन पे लिंक कर दिया, वहां जाके आप उसे देख सकते हैं कि ये क्लॉज होती क्या है, नाउन क्लॉज क्या होती है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होती है, एडवर्ब क्लॉज क्या होती है। अब मैंने सोचा कि आप लोगों को क्लॉजेस तो मैंने बता दी, तो सोचा कि अब आप लोगों को क्लॉजेस संबंधित ट्रांसलेशन बता दें कि कैसे सेंटेंस आए कि आपको पता लगे कि इसमें नाउन क्लॉज को कैसे यूज करना है, एडजेक्टिव क्लॉज को कैसे यूज करना है, प्रिंस और एडवर्ब क्लॉज को कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने नाउन क्लॉज की तरफ। नाउन क्लॉज को देखते हैं कि इसके रूल क्या होते हैं और इसको सेंटेंस में किस प्रकार से यूज किया जाता है, ये आज हम लोग सीखते हैं। तो पहले देखते हैं नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज होती क्या है? नाउन क्लॉज जो होगी नाउन की तरह सब्जेक्ट टू ए वर्ब, मतलब किसी वर्ब का सब्जेक्ट बनेगी, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट भी बन सकती है, किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकती है, या फिर किसी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बन सकती है, या फिर केस इन एपोजिशन टू नाउन या प्रोनाउन। एपोजिशन टू नाउन या प्रोनाउन। एपोजिशन का मतलब आपको पता है कि आगे पीछे किए जा रहे कार्यों का संबंध होता है इन एपोजिशन में। तो एपोजिशन के नाउन या प्रोनाउन के एपोजिशन के रूप में भी नाउन क्लॉज कार्य कर सकती है। अब आप लोग ये ध्यान रखिए कि जब भी ट्रांसलेट करने बैठे तो आप देखिए कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में मिल रही है तो उस पे साथ जो लगी हुई सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी, मतलब आश्रित उपवाक्य जो होगा वो चाहे जिस टेंस में हिंदी में लिखा दिखाई दे, वो आश्रित उपवाक्य भी पास्ट टेंस में बनेगा। एज लाइक आप समझ सकते हैं एक रेल के डिब्बे की तरह होता है, जिससे रेल का इंजन जिस दिशा में जाएगा डिब्बा भी उसी दिशा में जाएगा, डिब्बा चाहे जिस गाड़ी का हो उससे कोई मतलब नहीं होता। उसी प्रकार से होता है कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज हमारी पास्ट टेंस में है तो उसके साथ लगी हुई सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में होगी, हिंदी में चाहे वो जिस टेंस में लिखी इससे कोई मतलब नहीं होने वाला। क्लियर? अब यहां पे ट्रांसलेट करते समय आपको हिंदी में की नजर आ जाएगा कि, तो इसके लिए आप दैट का यूज कर सकते हैं सेंटेंस को जोड़ने के लिए।
दैट का यूज कर सकते हैं, दैट कंजक्शन का यूज किया जा सकता है। तो पहले इसको लिख लीजिए, इसके बाद कुछ एग्जांपल रूल हैं इसके, वो रूल लिखाने के बाद तब एग्जांपल की तरफ हम चलते हैं। यहां देखिए कि जो रूल मैंने आपको बताया था कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है तो उससे जुड़ी सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में मिलेगी। क्लियर? अब यहां पे देखिए कि ये स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि भले ही वो क्लॉज हिंदी में चाहे प्रेजेंट टेंस में लिखी हो चाहे फ्यूचर टेंस में लिखी हो, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप प्रिंसिपल क्लॉज देखिए, अगर वो पास्ट टेंस में है तो उसकी सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में बना देंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मैं जानता था कि वह झूठ बोलेगा। यहां देखिए कि मैं जानता था, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है कि वह झूठ बोलेगा, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो आप यहां पे कीजिए कि आई न्यू, मैं जानता था, आई न्यू दैट, आई न्यू दैट। अब देखिए की के लिए मैंने क्या बताया कि दैट से आप जोड़ सकते हैं कि वह झूठ बोलेगा। यहां देखिए आपको फ्यूचर टेंस में नजर आ रहा है, लेकिन सब फ्यूचर में ट्रांसलेट नहीं करेंगे, ये प्रिंसिपल क्लॉज के अकॉर्डिंग ये पास्ट टेंस में ही ट्रांसलेट होगा। तो ही वुड टेल अ लाई, क्लियर कि ही वुड टेल अ लाई। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये रूल मैंने आपको लिखा है, तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो ये एग्जांपल की सहायता समझाने की कोशिश की, लिख लीजिए इसे, और इसके बाद फिर अगला रूल लेते हैं हम लोग। तो अगले नियमानुसार देखते हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज से जुड़ी सबऑर्डिनेट क्लॉज इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है तो की के लिए दैट का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि क्वेश्चन वर्ड को लगाकर सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया जाता है। यहां से आपके लिए दो प्रश्न निकल के सामने आते हैं। पहला प्रश्न यह निकल के आता है कि यदि केवल प्रिंसिपल क्लॉज ही हमारी क्वेश्चन वर्ड में हो, कोई इंट्रोगेटिव में हो, तब हम सेंटेंस को किस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे। या फिर जो प्रिंसिपल क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज दोनों इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो, तब किस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे। तब आपके लिए ये उत्तर होता है कि जब प्रिंसिपल क्लॉज, केवल प्रिंसिपल क्लॉज ही अगर हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्राप्त हो रही है, तब की के लिए आप लोग दैट का प्रयोग कीजिए और वहां पे सेंटेंस को आराम से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिए। लेकिन अगर दोनों सेंटेंस प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज दोनों इंट्रोगेटिव में मिल रही है, तब आप वहां पे सबऑर्डिनेट क्लॉज के लिए यूज जो इंट्रोगेटिव वर्ड होगा उसी वर्ड को दैट की जगह पे यूज करेंगे। सबऑर्डिनेट क्लॉज के लिए जो आप इंट्रोगेटिव वर्ड यूज करेंगे वही इंट्रोगेटिव वर्ड जो आपका दैट की जगह पे यूज किया जाएगा। या फिर खाली सबऑर्डिनेट क्लॉज अगर इंट्रोगेटिव में मिल रही है, तब भी आप वही कीजिए कि सबऑर्डिनेट क्लॉज के लिए जो इंट्रोगेटिव वर्ड होगा वही दैट की जगह पे यूज किया जाएगा। क्लियर? चलिए एग्जांपल के साथ इसे देखते हैं हम। एग्जांपल है कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि यह बच्चा क्यों रो रहा है, यह बच्चा क्यों रो रहा है। तो अब इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। यहां देखिए प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज दोनों इंट्रोगेटिव में मिल रही है। तो मैंने क्या बताया है कि प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज दोनों इंट्रोगेटिव में मिल रही हो। तो पहले प्रिंसिपल क्लॉज को जो हम लोग इंट्रोगेटिव बनाते हैं कि क्या आप हमें बता सकते हैं, कैन यू टेल अस, क्या आप हमें बता सकते हैं। अब कि यह बच्चा क्यों रो रहा है, तो क्यों देखिए कि यहां पे क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, तो आप दैट की जगह पे क्यों की अंग्रेजी यूज कीजिए। और क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, व्हाई। और फिर यह बच्चा, दिस चाइल्ड इज वीपिंग। तो यहां पे देखिए एक चीज आपको और चीज निकल के सामने आ गई कि ये सेंटेंस जब भी हमारा देखिए कि सबऑर्डिनेट क्लॉज को जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हिंदी मिल जाता है और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो प्रिंसिपल क्लॉज यदि इंट्रोगेटिव में लिख दी गई हमारी, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम लोग अफर्मेटिव में लिख देते हैं। यहां देखिए कि व्हाई लगा के हमने दैट की जगह तो व्हाई यूज कर दिया, सेंटेंस को लिया जोड़। अब इंट्रोगेटिव का रूल अगर फॉलो करते तो व्हाई के बाद में इज लाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे इंट्रोगेटिव का रूल फॉलो नहीं किया जाता। यहाँ पे जैसे इसको यहाँ जोड़ा गया सेंटेंस, वैसे सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम लोग अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। और अफर्मेटिव में होता है
कि यह बच्चा रो रहा है, तो दिस चाइल्ड इज वीपिंग, इसको नॉर्मल अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। क्लियर? तो चलिए इस रूल को नोट कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब नाउन क्लॉज में हमें विकल्प वाले वाक्य मिल जाए, विकल्प वाले सेंटेंस ऑप्शनल सेंटेंस मिल जाए जिसमें दो कार्यों में एक का सिलेक्शन करना हो और वर्ड के सेंटेंस के आखिरी में या नहीं शब्द आए, या नहीं, तो ऐसे सेंटेंस को जब भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हम लोग वेदर और का यूज करते हैं। ये जो सेंटेंस में आखिरी में या नहीं मिल जाए तो ऐसे सेंटेंस जो हमें मिलेंगे वो विकल्प का भाव बोध कराते हैं, और विकल्प वाले सेंटेंस में जब भी आखिरी में या नहीं मिले तो वेदर और का यूज करके आप इंग्लिश में उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लिया, उसको एग्जांपल कह लेते हैं कि मुझे यह विदित नहीं, मुझे यह विदित नहीं। विदित नहीं का मतलब ज्ञात नहीं, मुझे ये विदित नहीं, अर्थात विदित का अर्थ होता है ज्ञात, मुझे पता नहीं है कि वह पास हुआ या नहीं, कि वह पास हुआ या नहीं। ये देखिए कि आप यहां विकल्प वाला है कि पास हुआ या नहीं, यानी पास हो गया या फेल हो गया। विकल्प वाला हो जाता है तो क्या हो जाएगा, मुझे यह विदित नहीं, मुझे यह ज्ञात नहीं, या मैं यह नहीं जानता, तो आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो। अब इसके बाद यह सेंटेंस में हम लोग की के लिए दैट की जगह पे वेदर का यूज करेंगे, वेदर ही। अब देखिए पास हुआ, ये हम लोग पास्ट टेंस में पा रहे हैं, तो यहां पे जो टेंस मिलेगी हमें पास्ट की मिलेगी, पास्ट और नॉट। क्लियर? तो यहां वेदर और का यूज करके इस सेंटेंस को आराम से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया गया। उम्मीद है कि ये विकल्प वाले सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना आप लोगों ने समझ लिया होगा। चलिए इस एग्जांपल को नोट कर लीजिए। तो चलिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल यह है कि यह बात निश्चित है कि वह ईमानदार व्यक्ति है, तो ये क्या सेंटेंस हो जाएगा कि दैट, इसको शुरू में ही लगा दिया, दैट ही इज ऑनेस्ट। यह बात निश्चित है, इसके बाद में ले जाएंगे, इज सर्टेन, कि यह बात निश्चित है कि वो ईमानदार है। दैट ही इज ऑनेस्ट इज सर्टेन, जो कुछ मैं कहता हूं वह उस पर विश्वास नहीं कर सकता। ये सेंटेंस को जो देखे कि ही कैन नॉट, वह उस पर विश्वास नहीं कर सकता, यहां पे आ गया ये शुरू में ही कैन नॉट बिलीव, क्योंकि ये चीज आप जानते हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज शुरू में लिखी जाती है, ही कैन नॉट बिलीव। और उसके बाद जो कुछ मैं कहता हूं, किस पर, इन व्हाट आई से, इन व्हाट आई से, जो कुछ मैं कहता हूं वो उस पर विश्वास नहीं कर सकता, ही कैन नॉट बिलीव इन व्हाट आई से। अब अगला सेंटेंस हमारे सामने आ जाता है, जो कुछ उसने कहा वो यह है, तो यह हो जाएगा दिस इज, वो यह है, दिस इज व्हाट ही सेड, व्हाट ही सेड, जो कुछ उसने कहा, दिस इज व्हाट ही सेड, जो कुछ उसने कहा वो यह है। अगला एग्जांपल लेते हैं कि यह समाचार कि वह गिरफ्तार कर लिया गया है गलत है। इसको जो हम ट्रांसलेट करेंगे, द न्यूज दैट ही हैज बीन अरेस्टेड इज रॉन्ग। क्लियर? तो चलिए एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त किया जाता है, और इस होमवर्क को मैं आपको दे रहा हूं, ये होमवर्क आप नोट कर लीजिए और इसे ट्रांसलेट करके मेरे कमेंट बॉक्स में छोड़िए, जिससे मैं देख सकूं कि आपने मेरे वीडियो को ध्यान से देखा, ध्यान से पढ़ा या नहीं पढ़ा। तो आप लोग इस होमवर्क को नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। उम्मीद है इस वीडियो में मैंने जो आपको नाउन क्लॉज की जो फॉर्म बताई है, रूल्स बताए हैं, इनके जो एग्जांपल्स दिखाई आपने नोट कर लिए होंगे और आपको रूल लिख लिए होंगे।
और साथ ही साथ इस होमवर्क को नोट करके आप इसका ट्रांसलेट करके मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और जैसा कि मैंने अपने आपसे शुरू में वादा किया था कि आप लोगों को आखिरी में कुछ सेंटेंस देंगे जिससे ट्रांसलेट करने में जिससे आप लोग उससे ट्रांसलेट करके देख पाएंगे कि आपको रूल सीखा कि नहीं सीखा। तो उम्मीद है कि उसके अंतर्गत आपको ये सेंटेंस मिल चुके होंगे। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो पे, इस चैनल पे आपको ज्यादा से ज्यादा आपको ऐसे ही वीडियो मिलेंगे जो आपकी पढ़ाई से संबंधित, आपकी बोर्ड परीक्षा से संबंधित ही होंगे। तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए जाएगा नहीं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।